जीवन स्तर, यही तो बताया कि लोगों का जीवन स्तर नहीं, यानी जीवन प्रत्याशा सूचकांक क्या निकालेगा, जीवन प्रत्याशा सूचकांक कैसे निकाला जाएगा, यही तो बात है। मैंने 2001 के अंदर 2001 के अंदर भारत का कितना था, भारत का था 63.9, यानी औसत लोगों की उम्र भारत के अंदर ये थी। कब? 2001। तो इतने औसत का मतलब हमें तो 0 से 1 के बीच निकाल लिए भाई। आपको क्या बताया, मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये जो निकल के आएगी वो आएगी 0,698, 100 में से। सर कैसे निकलेगी, कैसे निकालना है, यानी अगर आपको जीवन प्रत्याशा सूचकांक निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो औसत कितनी है भारत की, 63.9, ठीक है। इसमें से निम्नतम उम्र घटाई जाएगी, बट्टे कितनी, अधिकतम लगभग 85, 100 को नहीं मैं करती, 100 कटे कोई देशी हो ही कौन सके, फिर 25, तो उत्तर निकल के आएगा 0,648, सॉरी 698 को नहीं 48 है। ये है 2001 का। आपको पता है विश्व का सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा सूचकांक किस देश का है, विश्व में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा सूचकांक है जापान का। एचडीआई में टॉप पे नहीं है जापान, जीवन प्रत्याशा में जरूर टॉप पे जापान। आपको पता है जापान में औसत उम्र इतने वर्ष है, जापान में बुढ़िया बुढ़िया दिखा था, क्या उम्र है यार, 81, टॉप पे जापान है। भारत की तो घट गई है, 63 से भी घट के आ गई, 61 तक आ गई है। ये है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, समझ में आई बात है। फिर एक जनसंख्या अगर आप देखा नहीं, जहां बात करा कोई देश में वृद्ध जनसंख्या, इन्हें अमेरिका में सीनियर सिटीजन कहा जाता है। ये 3 वर्ग में आते हैं। देखो, एक तो उम्र मानी जाती है 0 से 14 वर्ग की, दूसरी मानी जाती है 15 से 64 वर्ग की, और फिर तीसरी मानी जाती है 65 से ऊपर की उम्र की, ठीक है। ये 3 रूपों में मानी जाती है। वृद्ध जनसंख्या मतलब सीनियर सिटीजन, जिसमें 65 प्लस वालों को शामिल किया जाता है सीनियर सिटीजन के अंदर। विश्व की अगर बात करूं तो 6.8% वृद्ध लोग हैं, यानी पूरे विश्व में ही 65 से ऊपर उम्र के लोग इतने प्रतिशत हैं। सर्वाधिक वृद्ध लोग सर्वाधिक वृद्ध महाद्वीप की बात करें, वैसे तो है ही, महाद्वीप की बात करें तो सर्वाधिक वृद्ध लोग है यूरोप। आप देखो थे अंग्रेज आओगा, अच्छा बुढ़ा बुढ़ा घूमना होगा, 14.6% इस महाद्वीप के अंदर इतने। 2 नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जहां अमेरिका में इन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है, ठीक है। अमेरिका में इन्हें सीनियर सिटीजन, ये राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है। वैसे वृद्ध बात करें तो आपको बता दिया मैंने, कहा है जापान। महाद्वीप कौन सा, यूरोप, 18.27% है। कहां, जापान की कुल जनसंख्या। उसके बाद दूसरा स्थान आता है बच्चों जर्मनी का। ये देखो, उतारो तो उतार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 17.1% है जर्मनी का। आपको पता है इथोपिया और सोमाली देश में मात्र 1 से 2% ही वृद्ध है, क्योंकि उन देशों की इतनी हालत है, गरीबी, ना चिकित्सा के साधन, ना कुछ, लोग मर जाते हैं जल्दी, तो वहां मात्र 1 से 2% है इथोपिया और सोमाली। अब तीसरी चीज, दूसरी क्या बताइए, जीवन प्रत्याशा निकाल लिया हमने, निकालना बता रहे हो, बाकी आम था याद करना जरूर करो, कोई डीप तैयारी कर रहे हो, पिंग काम की चीज है बच्चों। आप दूसरी देखो क्या है, साक्षरता। क्यों? क्योंकि ज्ञान, साक्षरता मतलब ज्ञान है, पढ़ा लिखा ज्ञानी हो ये जरूरी नहीं है मित्र। तो साक्षरता, तो हमें निकालना पड़ेगा वयस्क साक्षरता सूचकांक। कैसे निकलेगा, साक्षरता में से घटाया जाएगा, क्या घटाया जाएगा, न्यूनतम मूल्य, कि इतना तो होना ही चाहिए। फिर क्या घटेगा, फिर अधिकतम मूल्य में से फिर घटाया जाएगा न्यूनतम मूल्य। ये बहुत हाई लेवल की तैयारी वाले को आपको जरूरत नहीं। यानी 2001 भारत 57.2 में से 0, अधिकतम 100% साक्षरता होती है बराबर 0, तो उस समय भारत की थी 0.572। ये 2001 की बता रहा हूं, ये भी नहीं पढ़ना, ये सिर्फ समझना है। तीसरा आपको बताया कौन सा था, जीवन स्तर, यानी लेवल कैसा है जीवन का स्तर, तीसरा आयाम है। और वो जीवन स्तर निकलता है बच्चों जीडीपी के आधार पर। ये लो जी, 3 चीजों की मैंने व्याख्या की, लेकिन आपको 3 चीजें वैसे ध्यान रखनी है कि एचडीआई रिपोर्ट तैयार करने में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है। एक तो व्यक्ति की उम्र को, एक साक्षरता को, और एक जीवन स्तर को, कि वो कैसा जीवन जी रहे। जदी तो बेरो पड़ेगा,
कभी हम बढ़िया चल रहे हैं, हम देश भी अच्छे लेवल के ऊपर है। अब देखो फिर 12वीं क्लास में एक चीज और दी गई है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। उसमें दिया है मानव विकास के स्तंभ। इसे भी समझो आप कि मानव विकास के कितने स्तंभ है। तो मानव विकास के 4 स्तंभ है। वो तो एचडीआई रिपोर्ट तैयार करने में 3 चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन मानव विकास के 4 स्तंभ है। कौन कौन से? समता। सर क्या है समता? अभी देखेंगे हम समता क्या है। सतत पोषणीयता, एक बार लिख लो, क्या पता कोई सीट पर वो भी प्रश्न पूछ ले बेरो के। उत्पादकता, और चौथा है सशक्तिकरण। ये चीज है समझ में। मानव विकास का 4 स्तंभ है। चारों स्तंभ मान थोड़ो समझो। 1 मिनट राखो, मैं छींक ले लूं, ठीक है? आओगी को नहीं आओ बेरो कोठा बरो, सोचो थे आओगी को नहीं। देखो पहली चीज बताइए आपको कि मानव विकास के लिए क्या चीज जरूरी है? समता, यानी प्रत्येक व्यक्ति के बीच चीज तक समान पहुंच होनी चाहिए। सर समान पहुंच मतलब किसी भी तरीके से जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे गांव में स्कूल है, क्या जरूरी है कि हर बच्चा उस स्कूल में पढ़ पाए? अब आप बताओ, हमारे दक्षिण राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र है, वहां 10-10, 15-15 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है, वो बच्चा वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो क्या समान चीजें मिल पाई उसे? क्या समानता हो पाई? एक तो शहर के अंदर स्कूल है, हर बच्चों चले जाओ, एक 15 किलोमीटर दूर है, तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि सबको समान पहुंच मिल सके हर चीज के ऊपर। यह स्कूल का एक उदाहरण दिया है। सतत पोषणीयता, हर पीढ़ी को समान अवसर मिले। कैसे? जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती आई है, तो हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए राजस्थान पुलिस भर्ती में शामिल होने का, कोई चूकना नहीं चाहिए। सर हर व्यक्ति को मान लो बेचारा के स्कूल दूरी, वो पढ़ कौन पायो, वो 10वीं पास ही कौन कर पायो, तो के भी राजस्थान पुलिस खातिर बेचारा मौका मिल पाओ? वो नहीं मिल पाओ। क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर समान होगी तो ही वो समान रूप से पहुंच पाएगी। और सतत पोषणीय मतलब अपनी आने वाली पीढ़ी भी है। अब आपा कई चीजा तो खा जाऊंगा, जी खनन है, बहुत सी चीजा तो बचेगी कौन बिना आपा दोन आज ही कर लिया। मान लो पेट्रोल काम में ले ले, दोन कर लियो, आने वाली पीढ़ी तो मिलेगा ही कोनी। तो भाई सतत पोषणीयता घटो, सगड़ा समान रूप घटो मिलो। डायनासोर आप देखनी कौन दियो पीढ़ी ना, अपना अगली पीढ़ी डायनासोर कौन देख, आप चित्ता वगैरह कौन देखने देंगे आने वाली पीढ़ी। तो भाई बात है, वो है तो सतत पोषणीयता। फिर है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब यह है कि लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके उत्पादक निरंतर की वृद्धि होनी चाहिए। लोगों में यह क्षमता होनी चाहिए कि वो कुछ कर सके, ज्ञान की बेहतर चिकित्सा सुविधा, कार्य वगैरह मिलनी चाहिए, वो उत्पादकता। सशक्तिकरण की, विकल्प चुनने की भी शक्ति होनी चाहिए। ओ यही जो है व्यक्ति सशक्तिकरण है, ये शक्ति स्वतंत्रता व क्षमता को बढ़ाती है। तो ये 4 स्तंभ है जो व्यक्ति को होने चाहिए। मानव विकास के 4 स्तंभ है, तो ये एनसीईआरटी में दिए गए थे, तो मैंने आपको बताया। अब हम मानव रिपोर्ट जो हर बार आती है एग्जाम में प्रश्न, अब देखते हैं मानव, हर साल आती है, हर साल मानव विकास रिपोर्ट। अब एनसीईआरटी में तो पुरानी दे रखी है, तो क्यों ना हम नहीं देख ली। कब की? 2022 की। तो ये करंट में भी इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी। ये बात तो आप डिटेल से पढ़ के आए हो, तो आपको पहले से ही पता है कि सारी यूएनडीपी देवे मानवेरो है। और इसका एचडीआर का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क। ठीक है, 1990 में शुरू हुई, महबूल है। इसके 3 स्तंभ बताए, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। अभी जो 2022 रिपोर्ट में टॉप पे रहा स्विट्जरलैंड, और आपको पता है वैसे देखें तो बहुत बार अधिकतर इसमें नॉर्वे रहा है, जिसे मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। स्विट्जरलैंड देखने लायक देश है। मानव विकास रिपोर्ट पे टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा था 0.962 नंबरों के साथ। कितने में से? 1 में से। वैसे हर बार नॉर्वे ही रहता है, और 2022 में तो नॉर्वे आ गया 2nd स्थान पे। तीसरे स्थान पे कौन है? आइसलैंड। ये है मानव विकास रिपोर्ट में कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। तो पहला याद रखना स्विट्जरलैंड है,
दूसरा जो हमेशा पहला रहता था, अब की बार दूसरा है कौन? नॉर्वे। अंतिम स्थान पे है दक्षिणी सूडान। हालत खराब है, अफ्रीका महाद्वीप पूरे की हालत खराब है। अब रोहिंग्या के पूरे आबादी 0.385 ये है इसका। फिर चार्ड है। सर हमें तो भारत से मतलब है ना, बिल्कुल भारत का भी देखो 2021-22 की क्या रही है। 2021 भारत जो रहा वो 132वें स्थान पर रहा। मध्यम में आता है भारत, ना उच्च में रहता है ना निम्न में रहता है, मध्यम में आ जाता है भारत। यानी भारत का एचडीआर, सर एचडीआर की तो है भारत को 0.633, एक में से इतना है, आधो थोड़ा सा ज्यादा। यानी किस में आएगा भारत? मध्यम कैटेगरी, ये भी ध्यान रखना, मध्यम कैटेगरी। समझ में आएगी चीज? सर भारत को बताया पाकिस्तान आपने ही गए, पाकिस्तान 161वें पर है। अब तो और ही हालत खराब है, ऑटो भी बैठे बहुत महंगा हो रही है। तो टाबरो यो मानव विकास बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट्सों सहित बना दिया, इससे ज्यादा और मुझे नहीं लगता कि कुछ डिटेल है। थैंक यू। कैसा लगा आप बताना, कैसे चल रही है तैयारी ये भी बताना कमेंट करके। थैंक यू।